हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक हमारा पर्यावरण, जिसका 8वां अध्याय है मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। और दोस्तों, यह अध्याय में कल हमने गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन की बात की थी। आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओके, और आप क्लास 1-2 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी टॉपिक है, तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, यह अध्याय में आज मैंने जो कंटेंट लिया है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, उनको शामिल करते हुए हमने वीडियो तैयार किया है। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। हमारा पर्यावरण, कक्षा 7 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक, 8वां अध्याय है मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। चलो स्टार्ट करें। तो बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। दोस्तों, एक प्रकृति का सिद्धांत है कि कोई पर्वतीय क्षेत्र है तो वहां कम आबादी बसती है, लेकिन मैदानी क्षेत्र है तो वहां पर घनी आबादी बसती है। इसलिए यहां कहा गया है कि बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, यानी कि कोई भी व्यापार करने के लिए या तो कोई और कार्य करने के लिए यदि हम जाएंगे तो कहां जाएंगे? ऐसे मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि यह मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। तो दोस्तों, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी, उनको बेस बनाते हुए एक अच्छा सा क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, मैदानी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, 2, 3 सेंटेंस और कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। जी हां, यहां जनसंख्या घनत्व अधिक है। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय पर्यटन है। तो यह तीसरा कथन है वो गलत है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय पर्यटन नहीं बल्कि कृषि है। इसीलिए यह कथन गलत हो गया और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2 नंबर का कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। आपका आंसर सही हुआ या गलत? सही। ओके, वेल डन। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहां अधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों, याद रखना कि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है और धान की खेती वहां की जा सकती है जहां अधिक बारिश होती हो। यहां उगाई जाने वाली अन्य फसलें कौन कौन सी है? तो याद रखना, गेहूं, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। आगे मैं आपको बताऊं तो बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। तो मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। इमेज आप देख सकते हैं कि मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। तो आपने क्या याद रखा? एक तो याद यह रखा कि धान की खेती के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर धान की खेती की जा सकती है। दूसरी बात कि यह मैदानी क्षेत्र में
या धान के अलावा कौन कौन सी फसल की खेती की जाती है? तो गेहूं, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा। तो पश्चिम बंगाल में गन्ना, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में गन्ना, तो जूट कहां पर? पश्चिम बंगाल में। यह दोनों नगदी फसलें हैं जो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। और मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखने को मिलते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं, इमेज में आप देख सकते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कौन सी किस्म की चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। यह मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। अब आंसर बताइए। मैदानी क्षेत्र की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन है। आपको मैदानी क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है इनके बारे में सोचना है, और कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें पता लगाना है। चलो बताओ। ज्वार यहाँ की मुख्य फसल है, यह कथन गलत है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसल कौन सी है? धान, लेकिन अधिक बारिश होना आवश्यक। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। जी हाँ, वेस्ट बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं, मैंने आपको इमेज भी बताई। यहाँ कपास एवं तंबाकू जैसी नगदी फसलें उगाई जाती है, यह कथन गलत है, क्योंकि यहाँ यह कपास एवं तंबाकू नहीं बल्कि कौन सी? गन्ना एवं जूट जैसी नगदी फसलें उगाई जाती है, और यहाँ जिक्र किया गया है कपास एवं तंबाकू का, तो यह कथन भी गलत हो गया। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो 1 और 3 कथन सही नहीं, आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने जुरमोट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा है, और इमेज में आप देख सकते हैं कि यह इमेज में आप देख सकते हैं। और खास तौर पर दोस्तों, जो हमारा पूर्वी भारत है, यानी कि उत्तर पूर्व के जो 7 सिस्टर्स है, वहां पर ऐसे सघन वन देखने को मिलते हैं। और जैसे जैसे आप पश्चिम में आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसे घने वनों की संख्या कम होती जाएगी। तो विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं, और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं, और डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा है। क्या यह डेल्टा क्षेत्र बोले तो हमारा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बे ऑफ बंगाल में जहां पर गिरती है, यह क्षेत्र है डेल्टा क्षेत्र। और डेल्टा क्षेत्र 2 देशों के बीच बंटा हुआ है, कुछ हिस्सा बांग्लादेश में है और कुछ हिस्सा हमारे भारत देश में है, जिसे सुंदरवन भी कहा जाता है। ओके। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। मैंने आपको वनों के प्रकार के बारे में समझाया, और कौन सी जलवायु है तो कौन से पेड़ पाए जाते हैं वो आपकी समझ में अब बैठ गया होगा। ठीक है। तो ये ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं, और शंकुधारी पेड़ खास तौर पर जो हमारा हिमालय क्षेत्र है उनके आसपास के राज्यों में यह शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं, जैसा कि उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में। आंसर बताइए। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कौन सा पेड़ पाया जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो सागवान, साखू, पीपल, यह तीनों पेड़ पाए जाते हैं। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। एक और क्वेश्चन, चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ कहां नहीं पाए जाते हैं? क्वेश्चन सही ढंग से समझिए कि चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ कहां नहीं पाए जाते हैं? तो यह उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जो हिमालय से सटे हुए राज्य है वहां यह शंकुधारी पेड़ देखने को मिलते हैं। लेकिन झारखंड हिमालय से काफी दूर है,
इसीलिए यह पेड़ झारखंड में देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, सही आंसर है ऑप्शन सी। आओ कुछ करके सीखे। दोस्तों, यह टाइटल से हमें यह अध्याय में एक एक्टिविटी करने को कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का पता लगाइए, यानी कि कौन से देश में या कौन से प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जाना जाता है, वो हमें एक लिस्ट तैयार करनी है। कल मैंने आपको बताया था कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, और यहां पर है, यहां ब्लू रंग में आप देख सकते हैं, यह है ब्रह्मपुत्र रिवर। और यहां बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को कहा जाता है जमुना। तो मैं आपको सभी नामों के बारे में बात करूंगा। आगे एक अच्छा कुट वाला क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, आपको आंसर बताना होगा। ओके, तो ध्यान रखो। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, यारलुंग जांगबो। और चीन में इसका एक अन्य नाम है यारलुंग सांगपो। तो याद रखना, यारलुंग सांगपो चीन का नाम, तिब्बत में है यारलुंग जांगबो। आगे बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग एवं दिहांग या तो डीह के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को 3 नामों से जाना जाता है, सियांग, दिहांग या डीह। और दिबांग नदी यानी कि सिकांग और लोहित नदी अपने साथ अधिक पानी लाती है, जिससे असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बाढ़ आ जाती है। तो इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी को असम में असम का शोक कहा जाता है, सौरो ऑफ असम। किस रिवर को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र रिवर को कहा जाता है। तो आपने क्या क्या याद रखा, यहां से देख लो। तिब्बत में यारलुंग जांगबो, चीन में यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में सियांग, दिहांग या डीह, और आगे दिबांग नदी, सिकांग और लोहित नदी अपने साथ अधिक पानी लाती है, जिससे असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बाढ़ आ जाती है। इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी को असम में असम का शोक कहा जाता है, सौरो ऑफ असम कहा जाता है। लेकिन ब्रह्मपुत्र रिवर का असम में नाम ब्रह्मपुत्र ही है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। क्या यह बांग्लादेश है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को जमुना के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में तीस्ता नदी आकर जमुना नदी में मिल जाती है, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर में यह तीस्ता नदी मिल जाती है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस मामले में सही जोड़ सुमिलित कीजिए। एक तरफ है प्रदेश या देश का नाम, दूसरी तरफ है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम। तो बताइए किसको किसके साथ जोड़ू? बांग्लादेश। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जाना जाता है? यहां मैप में आपको मैंने बताया था, जमुना। क्या बांग्लादेश में जमुना नहीं याद रहा? ये देखो, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को जमुना नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में 3 नाम आए थे, इनमें से एक नाम यहां पर है, क्या? डीह। चीन में किस नाम से ब्रह्मपुत्र रिवर को जाना जाता है? यारलुंग सांगपो। तो सही आंसर यहां जोड़ना पड़ेगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को कहा जाता है यारलुंग जांगबो, और असम में ब्रह्मपुत्र रिवर को ब्रह्मपुत्रा के नाम से ही जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र रिवर का मीनिंग क्या होता है? ब्रह्मा का पुत्र, यानी कि ब्रह्मा एक भगवान का नाम है, ब्रह्मा के पुत्र, इसी नाम से नाम पड़ा है ब्रह्मपुत्र। ओके, एक बार फिर से देख लो। बांग्लादेश में जमुना, अरुणाचल प्रदेश में डीह, चीन में यारलुंग सांगपो, तिब्बत में यारलुंग जांगबो और असम में ब्रह्मपुत्रा। आगे एक शब्दावली दी गई है कि जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, अर्थात जनसंख्या घनत्व। क्या 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उदाहरणतः उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 189 है, यानी कि यह 1 स्क्वायर
किलोमीटर है, 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में यह उत्तराखंड में कितने लोग बसते हैं? 189। जबकि पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व है 1029, यानी कि यह उत्तराखंड से बहुत ज्यादा। इसकी वजह क्या है? यह पश्चिम बंगाल है, मैदानी इलाका ज्यादा, और जहां मैदानी इलाका ज्यादा होता है वहां आबादी घनी होती है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? यह पश्चिम बंगाल से भी ज्यादा है, 1102, यानी कि 1102। आंसर बताइए। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, अर्थात शब्दावली का अर्थ आपने याद रख लिया है ना? ओके, तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व 189 है? 2011 की जनसंख्या के मामले में यह आंकड़ा दिया गया है। तो किस राज्य में जनसंख्या घनत्व 189 है? देखो, पर्वतीय क्षेत्र वाला राज्य, यानी कि उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व है 189। बिहार में या पश्चिम बंगाल में, दोनों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है? एक में 1029 है और एक राज्य में 1102 है, यानी कि बिहार में ज्यादा, पश्चिम बंगाल में कम, लेकिन वो भी ज्यादा है। आगे बात करें तो एक एक्टिविटी दी गई है कि जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प, इमेज में आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत यह हस्तशिल्प है। तो जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाइए, उन स्थानों का पता लगाइए जहां उनका निर्माण हुआ था। यानी कि आपको एक एक्टिविटी करनी है कि कोई भी चीज, चाहे जूट से बनी है, बांस से या सिल्क से बनी है, तो ऐसी चीजें आपको एकत्रित करनी है और अपने वर्ग को, अपने क्लासरूम को ऐसे परंपरागत चीजों से सजाना है। ओके, बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। तो यहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं वो अब हम देखते हैं कि इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव है। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है, मतलब ब्रह्मपुत्र के मैदानों में, यानी कि असम राज्य में एक सींग वाला गेंडा देखने को मिलता है। और खास तौर पर मानस नेशनल पार्क, एक और भी नेशनल पार्क है, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए जहां पर यह जानवर देखने को मिलता है। इमेज आप देख सकते हैं। तो बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव है। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। क्या? जो सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र है वहां पर हमारा नेशनल एनिमल, मतलब रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ मगर भी पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां है। क्या? ये रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां है। और मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। क्या? यह मैदानी क्षेत्र में बसने वाले लोग आहार में क्या लेते हैं? मछली एवं चावल। आंसर बताइए। एक सींग वाला गेंडा किसके मैदानों में पाया जाता है? किस नदी के मैदानों में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है? असम राज्य में। लेकिन असम में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र। तो सही आंसर है एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। एक और क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं? तो बंगाल टाइगर एवं मगर कहां पाए जाते हैं? सुंदरवन के डेल्टा क्षेत्र में। तो सही आंसर बन जाता है डेल्टा क्षेत्र। लेकिन याद रखना, सुंदरवन के डेल्टा क्षेत्र में हमारा यह नेशनल एनिमल देखने को मिलता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित है। तो यह दोस्तों मैदानों में कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? जो मेगा सिटी है, यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा आबादी वाले बहुत से शहर है। जैसा कि इलाहाबाद, इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज।
तो इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। चित्र 8.13 इमेज आप देख सकते हैं। और यह सभी शहर के नाम याद रख लेने चाहिए क्योंकि यह सभी गंगा के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित है। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित है और इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। इमेज आप देख सकते हैं। और बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है। दोस्तों, यातायात के 4 मार्ग कौन कौन से? पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था। एक तो रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, जल मार्ग है, हवाई मार्ग है। ओके, तो यह मैदानी क्षेत्र में यातायात के चारों मार्ग सुविकसित है और मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। यानी कि रेल मार्ग और सड़क मार्ग के जरिए लोग मुसाफरी करते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। क्या? जो नदी के तटीय क्षेत्र है वहां पर जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। और हमारे नेशनल वाटरवे के बारे में आपको पता होगा और मैंने आपको बताया था कि नेशनल वाटरवे 1 कौन से 2 स्थानों को जोड़ता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पोर्ट है और मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित है। आंसर बताइए। कोलकाता किस नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन यानी कि पोर्ट है? तो कोलकाता कौन सी नदी पर बसा हुआ है? हुगली नदी पर बसा हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन सी। और पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयवन यानी कि मानस नेशनल पार्क तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल इमेज आप देख सकते हैं। दोस्तों, तो यहां हमें याद रख लेना चाहिए कि कौन से शहर में कौन सा दर्शनीय स्थल है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित है ताजमहल, प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी का संगम होता है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप है, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयवन, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क किस राज्य में? असम में, और अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति, यह सभी दर्शनीय स्थल है। आंसर बताइए। पर्यटन के मामले में निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? एक युग्म गलत है। पिछले पेज में मैंने जो पढ़ा उनमें से ही यह क्वेश्चन मैंने सेट किया है। बताइए, पर्यटन के मामले में निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? तो बिहार में बौद्ध स्तूप सही, प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी का संगम सही, लखनऊ का इमामबाड़ा बिल्कुल राइट, अरुणाचल प्रदेश का काजीरंगा गलत, क्योंकि असम राज्य में है काजीरंगा नेशनल पार्क। यह कथन गलत हो गया, यह युग्म गलत है। ओके, आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। आगे बात करें तो क्या आप जानते हैं, यानी कि एक अच्छी जानकारी दी गई है कि वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। इमेज आप देख सकते हैं कि यह वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है और ढलान को इसीलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाहित तीव्रता से न हो। क्या? जल का जो प्रवाह है उनकी तीव्रता को कम करने के लिए इसी तरह की रचना की जाती है। और क्या आप जानते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु कहा जाता है। इमेज में यह सुसु को देख सकते हैं। स्थानीय भाषा में यह डॉल्फिन को सुसु कहा जाता है और यह डॉल्फिन देख नहीं सकती, इसीलिए इसे अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। और सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है।
यानी कि कोई भी जल में यह डॉल्फिन है तो समझ लीजिए कि यह जल शुद्ध है, क्योंकि सिर्फ शुद्ध जल में ही यह डॉल्फिन निवास कर सकती है। और रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। IUCN की रेड लिस्ट में डॉल्फिन को शामिल किया गया है, तो याद रख लीजिए। और यह डॉल्फिन कौन कौन सी नदियों में पाई जाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश की कर्णफुली नदी में यह डॉल्फिन देखने को मिलती है। आंसर बताइए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में पाई जाने वाली डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो यह डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में सुसु कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी। और आगे एक केस स्टडी दिया गया है। केस स्टडी है झील जीविका का साधन। तो यह केस स्टडी में आपके सामने पढ़ता हूं, बीच में एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप गैस करिए कि आंसर क्या आएगा। ओके। विनोद एक मछुआरा है। इमेज में आप देख सकते हैं, झील के किनारे बैठा है यह विनोद मछली पकड़ रहा है। मतलब विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया है। यानी कि विनोद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक चाप झील को साफ किया है। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलिनेरिया, हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेती की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। दो बातें याद रख लेना। एक तो झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार जिसके नाम है वेलिनेरिया एवं हाइड्रिला, यह मछलियों के भोजन बनते हैं। और साथ साथ यहाँ आसपास का जो क्षेत्र है वो उपजाऊ है। यहाँ धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोई जाती है। आंसर बताइए। वेलिनेरिया एवं हाइड्रिला किसका भोजन है? दोस्तों यह खरपतवार है, वेलिनेरिया एवं हाइड्रिला, और यह दोनों मछलियों का भोजन है। सही आंसर है ऑप्शन सी। वहां के लोग बहुत संतुष्ट है। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफी मछलियां हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को प्रदूषित झील कोई खतरा नहीं है। यानी कि शहर की जो झील है वो प्रदूषित हो गई है, और यहाँ का प्रदूषण जब तक यहाँ गांव की झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन यानी कि मत्स्य पैदा की जा सकती है। क्या आप जानते हैं कि सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। क्या हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया? और क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को भी शुरू किया गया है? क्या गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया? 2 अक्टूबर 2014 को। सही आंसर ऑप्शन ए। एक और क्वेश्चन, गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह अध्याय में लास्ट में जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर है उनकी चर्चा कल वाले वीडियो में करेंगे। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।